अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो मुल्क के हवाले से सियासी खासतौर पर जो मुल्क में अगर हम देखें तो पार्लिमान के हवाले से नए पार्लिमानी साल का आगाज भी हुआ है और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया। और खिताब के दौरान आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बढ़ने की बात की है। इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के बयानात हैं वो आपके सामने हैं कि मौलाना साहब ने भी ऐलान कर रखा कि वो एहतजाज होगा, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी ऐलान किया, फिर एक मूवमेंट भी बन गई हुकूमत के खिलाफ। तो अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए शायद जरदारी साहब ने जो बातचीत के जरिए आगे बढ़ने की तजवीज़ भी दी है उस सदारती खिताब के दौरान। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखें तो उसी सदारती खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं उन्होंने ऐवान के अंदर एहतजाज भी किया। और आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की जो दोनों कौमी असम्बली के अरकान हैं उनकी रुकनीत भी मुअत्तल की है कि वो मौजूदा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। और जवाब ये दिया गया है कि दोनों अरकान ने सदारती खिताब के दौरान न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल किए। फिर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो धरना कमीशन, जो फैजाबाद धरना कमीशन बनी, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई। तो ख्वाजा आसिफ साहब समेत जो मुख्तलिफ उस पर रद्द अमल आया वो रद्द अमल भी आपके सामने है। शायद उस कमीशन की रिपोर्ट को वेलकम नहीं किया गया, तो उस मामले पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो रीजन में इस वक्त सूरत हाल है कि आप इसराइल फलस्तीन और उसके बाद जो इस वक्त ईरान के हवाले से जो बातचीत हो रही है वो भी आपके सामने है। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर अगर हम दोबारा पाकिस्तान की ही बात करें तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात की बातें हैं वो भी वक्तन ब वक्तन अभी तक सामने आती रहती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया साहब। सर, इस वक्त जैसे जिक्र किया कि जरदारी साहब ने भी अपने खिताब के दौरान ये तजवीज़ दी, ये उन्होंने कहा कि हमें बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना होगा। आप क्या देख रहे हैं कि क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? क्योंकि दूसरी मूवमेंट बन गई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एहतजाज कर रही है, मौलाना साहब कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं करमानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये बड़ा ही एक अजीब सी रवायत बन गई है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में कि जब भी नए पार्लिमानी साल पे सदर साहब, जो भी उस वक्त सदर होते हैं, वो खिताब करते हैं तो हुल्लड़बाजी, गालन गलोच, ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट होता है जो होता है। और इसमें देखिए वहाँ गैलरीज में आपके एम्बेसडर्स बैठे होते हैं, दूसरे मुल्कों के आए हुए और डिग्निटरीज होते हैं, इंटेग्रिटी वाले लोग होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कम से कम हम अपनी जो डर्टी लिनन है वी शुड नॉट वॉश इट इन द पार्लियामेंट, सारी दुनिया देख रही होती है। एनीवे, अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जो जरदारी साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने ठीक बात की है। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जिन सियासी और मुआशी अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई, और मुझे यहाँ कहने दीजिए कि जो इलेक्शंस होते हैं वो ऑलवेज दे ब्रिंग क्लैरिटी। वो हमेशा एक जो इबहाम की होती है चीज़, उसको ख़त्म करते हैं उस सूरत हाल को। लेकिन ये एक ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि इससे इबहाम में मज़ीद इजाफा हुआ है। और सिचुएशन ये है कि आज कोई भी इस मुल्क की खातिर 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी में असना में तहरीक की बातें भी हो रही हैं। और अब मैं तो यही समझता हूँ कि जो तहरीक वाले भी जो दोस्त हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि भाई आपका एजेंडा क्या है। अगर तो उस तहरीक का एजेंडा ये है कि इस हुकूमत को भेज के खुद आना है तो दैट इज नो एजेंडा, वो कोई एजेंडा नहीं है। असल देखिए, हुकूमत जो है उसको भी चाहिए और अपोजिशन को भी चाहिए कि इस वक्त कम अज कम मिनिमल जो एजेंडा है उस पर बैठे। और वो एजेंडा है कि इस मुल्क को किस तरह माशी तौर पर मुस्तहकम करना है, और वो बगैर डायलॉग के नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर नहीं होगा। आपको ये देखना है, इश्यूज ये होने चाहिए कि आज 40% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। बच्चे जौन से हैं आपके करोड़ों स्कूलों से बाहर हैं, आपके यहाँ महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जॉबलेस यूथ है। दीज आर द रियल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान को दोबारा पटड़ी पर कैसे लाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों की प्रायोरिटी क्या है। एंड इट अप्लाइज टू ऑल, जो गवर्नमेंट में भी हैं वो भी देखें,
लगता है वो भी इल्जामात की सियासत हो रही है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, किरदार कुशी की जाती है दोनों तरफ से। तो इन हालात में तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना कोई इस सूरत हाल को इतना कोई मैं इससे तसल्ली बख्श नहीं कह सकता कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि देखिए पाकिस्तान के मसाइल जो हैं बड़े गंभीर हैं। इसके लिए हमें सबको अपनी अपनी अनाओं के जो पहाड़ हैं उनसे नीचे उतरना होगा, अपनी जात को नीचे करें, पाकिस्तान को ऊपर करें, और पाकिस्तान के अवाम स्पेशली जो गरीब और मिडिल क्लास जिसके लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था, उसके लिए रोटी का बंदोबस्त करें, तालीम का करें, सेहत का करें, उसके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, उसको रिलीफ दें। आई डोंट नो कि ये किस तरफ जा रहा है काम, मुझे तो समझ नहीं आ रही जी। सही, लेकिन अभी अगर जो सूरत हाल करमानी साहब इस वक्त है, अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ऐसी कोई सोच इस वक्त है कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर बने? इसका देखें, इसका इम्कान तो मौजूद है, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब को एक झूठे केस में मुलविस किया गया पनामा वगैरह में, तो उस वक्त वो पार्टी के सदर थे, उनको सदारत से भी हटवाया गया और बहुत कुछ हुआ, उसके बाद जुल्म हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई। तो देखें, वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का है, बाकी तो सब उस वोट बैंक के वर्कर हैं या उनके तोफैली उस वोट बैंक के हैं, कोई भी हो। तो मैं समझता हूँ, और जो इलेक्शन के नताइज आए हैं उसके बाद खुसूसन जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ साहब के दौर में वो 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, 2 दफा वज़ीर आला रहे, और उन्होंने इस पार्टी को अपना खून पसीना दिया, इसकी आबियारी की। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि पार्टी को नुकसान पहुंचे इन इलेक्शंस में। और अगर कोई शख्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में, अगर कोई शख्स इस जमात को दोबारा एक क्राइसिस से निकाल कर और उसी तरह एक पॉपुलर अवामी जमात का बना सकता है, तो वो नवाज शरीफ साहब के अलावा तो और कोई क़यादत हमें मुयस्सर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उनको मामलात जो हैं, कमान जो है वो अपने हाथ में लेनी चाहिए, पब्लिक में जाना चाहिए उनको, और पब्लिक को जाके वो इश्यूज बताएं, प्रॉब्लम्स बताएं और उनके साथ मुशावरत करें, क्योंकि वो तो हमेशा बड़ी ब्रॉड कंसल्टेशन में बिलीव करते थे। मैंने साला साल उनके साथ काम किया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या अवामिल हैं जिसकी वजह से वो खामोश हैं या कुछ लोगों के हिसार में हैं। तो अगर तो वो लेकिन खामोश हैं, लेकिन करमानी साहब अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मियां साहब वापस आ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर बात की थी कि माजी में जो गलतियां हुई उनको ठीक करना होगा और अब मट्टी पाव वाला काम नहीं होगा कि मट्टी पाव और आगे बढ़ो। तो अब अगर आप देखें तो ऐसी कोई बात या बयानिया इस वक्त नजर नहीं आ रहा। फिर आप अगर फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट देखें तो उसमें भी जिन 2 शख्सियात से मुतल्लिक आप तनकीद करते थे, बात करते थे, उनका कहीं जिक्र नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ा वाज़ेह बयान उनका सामने आ चुका है। आप समझते हैं कि वो रिपोर्ट दुरुस्त है या मियां साहब उस रिपोर्ट को कबूल करेंगे? देखिए, ये तो उनसे पूछे ना जो तनकीद करते थे, ये तो उन लोगों से पूछा जाए जो उस एग्रीमेंट के सिग्नेटरी थे, ये तो उस वक्त के जो लोग थे उनसे पूछा जाए जिन्होंने उस मुआहदे पर दस्तखत किए। अच्छा, फिर उन लोगों को पूछा जाए जो कमीशन में गए, जिनको बुलाया गया, कुछ गए कुछ नहीं गए। तो ये तो सवाल उनसे बनता है जो तनकीद किया करते थे, और करने को तो बहुत कुछ लोग किया करते थे, लेकिन फिर लोग नहीं, लेकिन करमानी साहब आपको ये रिपोर्ट कबूल है सर? देखिए जी, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और मैं किसी ऐसी बात पे मैं कमेंट नहीं करूंगा जो मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा ही ना हो, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करता। दूसरा, आपने नवाज शरीफ साहब की जहां तक बात की, देखिए ये मियां साहब का आज का नहीं है। मियां साहब ने हमेशा ये कहा, जब भी उनकी हुकूमतों को रुखसत किया गया और उसके बाद से मियां साहब ने जो स्टैंड लिया, उनका यही ख्याल था कि यहाँ एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जिसका कोई ये मकसद नहीं कि किसी को सजा या जजा दी जाए, लेकिन ये है कि कम से कम लोग सच बताएं आके। वही बातें जो आज शाहिद खान अब्बासी साहब भी कर रहे हैं कि कम से कम जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ ऐसी व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं कि हम लोग बातें तो कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बातें करके हम भूल जाते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म का भी मुतहमल नहीं हो सकता, किसी किस्म का भी टकराव का, चाहे इदारों का टकराव हो आपस में, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का टकराव हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। तो या तो अब इन चैलेंजेस को मीट करें मिलजुल कर, या फिर ठीक है, फिर ये अवाम जो हैं इनको अल्लाह के हवाले कर दें, फिर ठीक है जो भी। सो वी हैव टू सेट अवर प्रायोरिटीज अपनी देखें क्या है, कि क्या इस मुल्क में गुर्बत जो है उसमें जो पॉवर्टी लाइन है उससे लोगों को बाहर निकालना है या मजीद लोगों को उसमें धकेलना है। These are the real issues। इस पर मैं समझता हूँ कि ये हमारी ठीक है चरवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आदिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बातचीत हो रही है या पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, उसी मामले पर हम बैरिस्टर सैफ साहब से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुख्तलिफ सवालात हैं वो हम सैफ साहब के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। जो तहरीक इंसाफ के हवाले से अब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं या जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, वो तमाम बयानात भी आपके नज़र से गुजरे होंगे, और इसी के साथ साथ जो पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तनकीद की जा रही है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त इन चैलेंजेस का तहरीक इंसाफ जिक्र भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ तनकीद भी हो रही है कि आप अभी तक कुछ डिलीवर नहीं कर सके सूबे के अंदर। फिर जो बुजरा या काबीना के हवाले से तनकीद है वो भी हो रही है। उस्मा बुखारी साहबा भी कह रही है कि आप जो है उनको कॉपी कर रहे हैं, पंजाब को कॉपी कर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है सर, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? देखें, चैलेंजेस तो हमेशा जिंदगी में, और ख़ास तौर पर जब आप हुकूमत की जिम्मेदारी संभालते हैं तो इनका सामना तो करना पड़ता है, और हमें भी है। लेकिन चैलेंजेस में और चैलेंजेस का सामना न करने में मैं समझता हूँ कि फ़र्क है। हम चैलेंजेस को कन्फ्रंट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने बल्कि हम पर एतमाद का इज़हार किया है, बल्कि हमें असेंबली में तारीखी मैंडेट दिया है। इतना मैंडेट तो शायद किसी और पार्टी को आज तक नहीं मिला जितना हमें मिला है। तो हम यकीनन अपने इन फ़राइज़ से और अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। जहां तक चैलेंजेस का ताल्लुक है, देखें, हमारा अपना कोई चैलेंज नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है सिवाय उन मसाइल के और उन चैलेंजेस के जो वफाक ने, हमारे सियासी मुखालफीन ने हमारे लिए पैदा किए हैं। मसलन सबसे पहला चैलेंज तो हमारा ये है कि हमारी रकम, अरबों रुपए की रकम, 120 अरब रुपए से ज्यादा की रकम हमारी वफाक की तरफ वाजिबुल अदा है। वफाक ने वो पैसे देने हैं लेकिन वफाक नहीं दे रहा, टाल मटोल से काम ले रहा है, जिसकी वजह से यकीनन हमारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे इकदाम जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम करना चाहते हैं, उनके करने में हमें रुकावट या मसाइल का सामना है। तो वफाक से बार बार बात हुई है कि आप हमें हमारे जो ड्यू हमारे पैसे हैं वो हमें दें, नहीं दे, वादे वईद करते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं, फिर डिले करते हैं। और मकसद यही ही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करके इसको नाकाम बनाकर अवाम की नजरों में इसकी साख गिराई जाए। दूसरा सबसे बड़ा हमारा देखें ना, इसी लेकिन साहब, अगर वफाक के साथ आपकी सूरत हाल यही रहती है कि वफाक पैसे नहीं देता, तरक्याती काम नहीं होते, काम आगे नहीं बढ़ता, तो फिर सूबाई हुकूमत के पास ऑप्शंस कौन से होंगे अगर वफाक आपके मुताबिक उनका यही जवाब और रवैया रहता है? तो देखिए, ऑप्शंस यकीनन है, हम सूबे को चला रहे हैं, हम अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम करने जा रहे हैं, प्लान हो रहा है। देखें, एक चीज तो नादिर साहब आप याद रखें, जहन में रखें कि हमें तो तकरीबन कोई महीना डेढ़ हुआ अभी तक सही मानों में हुकूमत संभाले। जैसी हमने हुकूमत वो की, मुख्तलिफ किस्म के इशूज आए, रमजान का महीना था, अब फुल फ्लेज काम हो रहा है, दिन रात हमारे प्लानिंग वाले भी लगे हुए हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, और हम अपने वसाइल को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम हुकूमत की इस साजिश को कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए जो इकदाम कर रही है उसको हम नाकाम भी बनाएंगे। हमारे तरफ से राब्ते हैं, आज भी हमारे मुशीर जो है खजाने के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की है, जिनमें उन्होंने उन तमाम इश्यूज का जिक्र किया है जो माशी तौर पर हमें प्रॉब्लम्स हैं या दरपेश हैं, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। मैं उस तफसीलात में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता हफ्ते जो है बुध के दिन खैबर पख्तूनख्वा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है,
उसमें मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी डोनर्स आए थे जिन्होंने वहाँ पर पूरा दिन सरगर्मी की है, और उसके बाद उन्हें कई जो है वो बिलियन रुपए जो है वो हमारे लिए अप्लाई किए हैं, और इंशाल्लाह वो हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वफाक की जिम्मेदारी हम उनको भूलने नहीं देंगे। हम हर फोरम पर जाएंगे और इंशाल्लाह उनसे पैसे निकाल कर रहेंगे जो हमारे तरफ बनते हैं। दूसरी एक चीज और, सिर्फ मुझे मौका दें। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, कल जो सदर साहब ने खिताब किया है पार्लियामेंट से, सैफ साहब अगर आपने भी सुना होगा तो उसमें भी जरदारी साहब ने जो इस वक्त सियासी माहौल है शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की बात की है। तो आप समझते हैं कि वाकई सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा तहरीक इंसाफ के ऊपर ही तनकीद होती है कि आप लोग बात नहीं करते। तो कल जो जरदारी साहब का खिताब था, आप क्या समझते हैं कि वाकई मिल बैठने की जरूरत है, तभी आगे बढ़ सकेंगे? देखें, जरदारी साहब के खिताब में एक अल्फाज थे और एक नियत और एक्चुअली अमल है, दोनों में फर्क है। अल्फाज तो मैं भी कुरान की आयत भी तिलावत कर लूंगा, बहुत अच्छे अल्फाज होंगे, किसी को उस पर एतराज नहीं होगा, लेकिन क्या मेरा अमल उन अल्फाज के साथ इन लाइन है? मैं आपको यही तो मिसाल दे रहा हूँ कि अगर जरदारी साहब या मौजूदा हुकूमत वफाक में वाकई आगे बढ़ना चाहती है और मामलात को अफाम और तफहीम और अच्छे अंदाज में सुलझाना चाहती है, तो सबसे पहले हमारे पैसे दें। पैसे सारे नहीं दे सकते, नहीं आपके पास इतने तो दें ना जो कि हमारा काम तो चलने लग जाए। दूसरी बात, एक छोटी सी बात, मैं जो बार बार इंटरप्ट कर रहा था आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बदनीयती का आप इससे अंदाजा लगा लें कि अभी तक हमें हमारा चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहे। हमने कानून के मुताबिक जो तरीका कार है उसके मुताबिक महीना से ज्यादा हो गया है, हमने इनको कहा है कि हमें अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी दें, नहीं दे रहे, उसमें भी टाल मटोल। हमारे बाकी जो मामलात हैं वो भी जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन पे असर पड़ता है जब आपके पास अपनी मर्जी की टीम ना हो। तो हम यकीनन हमारे लिए मसाइल पैदा करें, तो जरदारी साहब को चाहिए ये करें। और दूसरी, मैं आखिर में इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा हूँ कि ये पहल तो हमने की है। आप ये देखें, यहाँ से खैबर पुख्तूनख्वा से हमारा वजीर आला हल्फ उठाने के बाद गया है खुद और वजीर आजम से मुलाकात की है, वजीर आजम की पूरी टीम से मुलाकात की। वहां पर उन्होंने हमारे साथ वादे किए, फंड्स के भी, माली मसाइल के भी और बाकी भी। एक वादा पूरा नहीं किया। फिर उसके बाद SIFC के इजलास में हमारा वजीर आला गया, मरकज गया, वहां बैठा, वहां भी इन्होंने वादे किए। उसके अलावा भी गया, लॉ एंड ऑर्डर पे मसला था, ब्रीफिंग थी। तो हमारे वजीर आला साहब तो 3-4 मरतबा जाकर इनके पास जा चुके हैं। हमने तो कोई जिद नहीं की, हमने तो कोई अना का मसला नहीं बनाया, लेकिन ये जुबानी कलामी वादे तकरीरों में कर लेते हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे। ठीक है सर साहब, दो मुख्तसर सवाल होंगे सर। एक तो ये बताइएगा कि मुख्तलिफ बातें कही गई कि खान साहब जो है वो अप्रैल के महीने में बाहर आ जाएंगे। जाहिर है आपका तजिया बड़ा दुरुस्त भी होता है। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो आपके सामने हैं, जो केसेस चल रहे हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? खान साहब को तो पहले तो खान साहब अंदर होना ही नहीं चाहिए था। जिन केसेस में उनको अंदर किया गया है, ये सारा वो हीले बहाने और बेबुनियाद और लग़्व किस्म के केसेस हैं। ना इनकी कोई कानूनी बुनियाद है, ना इनकी कोई अखलाकी बुनियाद है। झूठे केसेस बनाकर खान साहब को अंदर किया हुआ है। तो इसलिए ये जो लंबी लंबी सजाएं दी हैं, किसी केस में 14 साल, किसी ने 10 साल, ये सिर्फ इसीलिए है कि खान साहब को अंदर रखा जाए ताकि वो एक सियासी चैलेंज सामने ना आ सके, इनका मुकाबला ना कर सके। और दूसरी ये खान साहब के उम्मीदवार को दबाया जाए, PTI को दबाया जाए। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि ये जो अलकादिर केस है, मैं खुद भी उस प्रोसीडिंग में मौजूद था जब इसका इजलास ऐसे तेजी से समाप्त की जा रही है कि न्यूरमबर्ग में जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल वो भी इतनी तेजी से समाप्त नहीं कर रहे थे। सिर्फ वजह यह है कि इनको नजर आ रहा है कि अब हाई कोर्ट से खान साहब शायद हो जाए, उनकी सजाएं माफ हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये केस अब शुरू कर दिए ताकि इसमें सजा दे के थोड़ा अरसा और रखें। तो ये सब बदनीयती पर मबनी इकदाम के नतीजे देखें आप। रियासत को खान साहब को नुकसान नहीं हो रहा। PTI आज भी मुल्क की पॉपुलर तरीन जमात PTI को दबाएंगे, उतनी ही PTI उभर के सामने है। लेकिन जमहूरियत लेकिन सैफ साहब, अभी अगर आप देखें तो एक फैजाबाद धरना कमीशन जो बना था उसकी रिपोर्ट भी सामने आई, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपकी नजर से गुजरा होगा। तो आप समझते हैं कि जो रिपोर्ट आई है उस पर ख्वाजा आसिफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात या जो तनकीद हो रही है वो तनकीद दुरुस्त है? रिपोर्ट अगर आपकी नजर से गुजरी हो। देखें, मैं अगर फिर कुछ अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो शायद आप कहेंगे कि जी ये गैर पार्लिमानी अल्फाज है, लेकिन मेरे ख्याल में ख्वाजा है पढ़ने की माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, तो अपना मुआयना करा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में रिपोर्ट हो गई है। रिपोर्ट उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है तो वो और रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं या
अब हुकूमत का फर्ज बनता है कि उसमें जो रिकमेंडेशन है उन पर कार्रवाई करे। कार्रवाई के नतीजे में अगर मुकदमा दर्ज होते हैं आई है वो ठीक है या गलत है। आसिफ साहब के बयान से तो बेहतर है कि मैं कोई नेटफ्लिक्स पे फिल्म ही देख लूं, मैं उनका जवाब आपको। जी हाँ हाँ। लेकिन सैफ साहब एक आखिरी सर मुख्तसर सवाल होगा सैफ साहब के अफगान बाशिंदों की वापसी के हवाले से बातचीत हुई और कहा गया कि अब जो सूबों का मामला है सूबों के साथ बातचीत होगी और वहां से एक बार फिर दूसरा मरहला शुरू होगा। आप बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान बाशिंदे हैं वो मौजूद हैं और कितनी तादाद में कब से उनको वापस भेजा जाने का जो अमल है वो शुरू करने जा रही है सूबाई हुकूमत? जी देखें, इसमें दो मराहिल थे। पहले मरहले में उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, फिर उनको मुल्क से जाने का कहा गया और वो चले भी गए जो गैर कानूनी तौर पे थे, जिनके पास कोई पाकिस्तान में रहने की दस्तावेजात या इजाजतनामे नहीं थे, वो तो तकरीबन जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान की हुदूद से निकल चुके हैं, जा चुके हैं। रह गए वो जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, जो सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी हैं और जो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर कुछ अक़वाम मुत्तहिदा UNHCR के तहत और कुछ दीगर वीज़ों के जरिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके लिए हमें तो इतना कहा गया है मरकज से, वफाक से, कि आप उनकी मैपिंग करें और बताएं कितने कहां पर मौजूद हैं। तो उसमें जो हमारी मैपिंग है उसके मुताबिक तो तकरीबन कोई 3,59,000 के करीब बाशिंदे यहाँ पर मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा, हमें ये नहीं कहा गया अभी कि उनके खिलाफ कार्रवाई कोई करनी है या नहीं करनी है। अगर कोई बात होती है तो उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गैर कानूनी थे चले उनके लिए तो एक जवाब बनता था निकालने का, लेकिन जो कानूनी तौर पर मुकीम है इनको नहीं तंग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है ये हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा एक नफरत और गलतफहमियों की दीवारें खड़ी करने का काम दे रही हैं। मैं तो समझता हूं कि वफाकी हुकूमत को इस मामले पर नरमी कार्रवाई अख्तियार करना चाहिए। ठीक है सैफ साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपने नाज़रीन बैरिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो जरदारी साहब ने अपने सदारती खिताब के दौरान बात की, जो उन्होंने आगे बढ़ने की बात की, फिर इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से उन्होंने कोशिशों की बात की, इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर सैफ साहब, आसिफ करमानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हमने मुश्तरका इजलास की बात की और हमने जरदारी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने आगे बढ़ने की बात की है, लेकिन उसी इजलास के दौरान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की जानिब से, जैसे हमने जिक्र किया कि नारेबाजी भी हुई और आज स्पीकर कौमी असम्बली ने 2 अराकीन की रुकनियत भी मुअत्तल की है। तो अब एक तवक्को की जा रही थी कि नई असम्बली है तो माहौल अच्छा रखने की कोशिश की जाए और आगे बढ़ा जाए, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद क्या आगे माहौल होगा, हम बात करते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। सर, इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला किया कि वो ऐवान के अंदर रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उन्होंने ज्वाइन की। कल इजलास के दौरान हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने नारेबाजी भी की। कुछ अराकीन की जानिब से गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक। तो आप सर माहौल क्या देख रहे हैं? जो तवक्कुआत थी कि माहौल अच्छा रहेगा, बातचीत के जरिए असम्बली चलती रहेगी, आप देख रहे हैं कि ऐसा माहौल होगा या कल का तजर्बे के बाद आप समझते हैं कि नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक तो असम्बलियों के अंदर ये हुल्लड़बाजी या नारेबाजी या कोई हुटिंग, ये कोई गैर मामूली वाकयात नहीं है। दुनिया की बहुत सारी पार्लियामान और असम्बलियों के अंदर ये वाकयात हो जाते हैं। जहाँ जहाँ जरा मेच्योरिटी पॉलिटिकल ज़्यादा हो गई है वहाँ ज़रा ये ठहराव बेहतर आ गया है, और हमारे जैसी ग्रोइंग डेमोक्रेसीज में रवैये भी उसी तरह ही है। हमारे यहाँ ये कोई नई बात नहीं है कि हम इनको खाली अलज करें। इससे पहले हमारे खिलाफ भी होता रहा, हम भी इस तरह का एहतजाज करते रहे, लेकिन आज मसला ये है कि इस एहतजाज में कोई लिमिट नहीं रही। अब हम गालियाँ भी दे रहे हैं, सीटियाँ भी बजा रहे हैं, तज़हीक के हर रंग को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐवान बेमानी है, हम इनको नहीं मानते। ऐवान में जाने का फैसला किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो कहते हैं ना, चले वो गलत मिसाल है नहीं देता, लेकिन ऐवान में जाके कंस्ट्रक्टिव डिबेट करके हुकूमत का एहतसाब करते तो अच्छा था। अब अगर वो तसादुम में रहना चाहते हैं तो याद रखिए, इससे एक स्टेबिलिटी की फ़ज़ा तो
मजरूह होगी, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन असेंबलियों के अंदर होने वाली हंगामा आराई हुकूमतों को परेशान नहीं करती। अपोजिशन की डिबेट, अपोजिशन के क्रिटिसिज्म असेंबली और जो कमेटियां होती हैं उसके अंदर जब वो रिपोर्ट होती है, अवाम को आगाही मिलती है, तो उससे हुकूमत परेशान होती है, प्रेशर बनता है। यूं इस तरह का एहतजाज जो होता है कि आप खड़े होकर शोर कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने लेजिस्लेशन मूव की, आपने सुनी नहीं, उन्होंने वोटिंग के लिए पुट की, वोट हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आप शोर करते हैं, हम भी करते रहे माजी में, हमारे खिलाफ भी होता रहा, लेकिन ये हुकूमतों को तंग नहीं करता। लेकिन एक एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का, एक स्टेबिलिटी खराब होती है इससे। रही बात सड़कों पे एहतजाज करने की, तो सड़कों पे एहतजाज की भी बड़ी तारीख है जी, और जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीकाकार अडॉप्ट होता रहा माजी में, वहां से भी हमारे इदारे वाज़ेह तौर पे इस बात का भाई सबूत दे रहे हैं कि वो इस तरह की किसी मदाखलत की तरफ नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ना चाहते, वो इस अमल से पीछे हटेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई अपोजिशन को फायदा होगा। मुल्क के अंदर जिस स्टेबिलिटी की जरूरत है वो तहफ़्फ़ुज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत रहेगी, इससे परेशानी है। और पाकिस्तान के ऊपर भी वार होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क अगर पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं और हम उनको रोकने खड़े हो गए हैं, तो ये अफसोसनाक बात है। ये देखने की जरूरत है कि कल हम अमेरिका को बुरा कह रहे थे, अब सऊदी अरब को भी बुरा कहना शुरू हो गए, कल चीन को बुरा कहेंगे। तो क्या हम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतर आए हैं या हम हुकूमत के खिलाफ सियासी मुखालफत करना चाहते हैं? ये फैसला करने की जरूरत है। सर ये जो जैसे आपने अभी सऊदी अरब का सर जिक्र किया, ये शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने वजाहत भी जारी की पीटीआई ने। आप समझते हैं कि इस तरह के बयानात, आप सीनियर सियासतदान हैं सर, ये पार्टी पॉलिसी होती है या आप समझते हैं कि ये इंडिविजुअली उनकी अपनी जाती राय है? देखिए, इंडिविजुअल आरा होना हम भी दे देते हैं, लेकिन हम वजाहत से पहले बयान करते हैं कि ये जाती राय है। अच्छा। आप पहले बयान दे दें, उसके बाद जब रिएक्शन आए तो आप कहें नहीं मेरी जाती ख्याल था। इस तरह जाती ख्याल नहीं होते, जाती ख्याल भी मेंबर्स देते हैं। लेकिन मरवत साहब तो मुसलसल एक बात किए जा रहे हैं और ये उनकी पार्टी पॉलिसी, उन्होंने उसके साथ लिंक भी की कि क्यों उनका ताल्लुक जोड़ता है। जो नुकसान उससे होना था वो तो हो गया। मरवत साहब के कहने पे कोई सऊदी अरब राजी या नाराज तो नहीं होगा, लेकिन बदमज़गी भी हो गई और उन्होंने अपने इरादे का इजहार भी कर। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद जो सवाल आते हैं वो भी हम सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डायरेक्टर साहब, कल जो जरदारी साहब ने एक अहम खिताब किया मुश्तरका इजलास से, उन्होंने बातचीत की बात की, उन्होंने आगे बढ़ने की बात की। अब ये खिताब की हद तक तो कायरा साहब दुरुस्त था, लेकिन अब जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो भी ये तासुर दे रहे हैं कि जरदारी साहब क्या इन बयानात से या खिताब से आगे बढ़ेंगे? क्या आप समझते हैं कि वाकई बाकायदा तौर पर उन सियासी जमातों को दावत भी दी जानी चाहिए मिल बैठने के लिए? जी, उन जमातों को दावत जब वो हुकूमत में थे तब भी दी गई, जवाब में गालियां थी। जब हम हुकूमत में थे तब भी दी गई, तब भी जवाब में गालियां थी। फिर जब पीडीएम की हुकूमत थी, हमने उस वक्त भी मुज़ाकरात का रास्ता खोला, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, डेडलॉक टूटने पे आ गया और खान साहब ने यूनिलैटरली मुज़ाकरात से अलहदगी इख्तियार कर ली, वो भी गालियां दे के। फिर ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी के सीईसी ने फैसला किया कि तमाम जमातों से राब्ते किए जाएं। उसका भी जवाब हमें गालियों की सूरत में मिला और कहा गया कि इन 3 जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है। जरदारी साहब ने जनाब भुट्टो साहब की बरसी के मौका पर भी ये बात कही थी, बिलावल साहब ने भी इसी जज्बे का इजहार किया था। जो ट्रूथ कमीशन की उन्होंने बात की थी वो भी यही था। जो चार्टर की बात उन्होंने की थी, रिकंसिलिएशन की, तो मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से तो मुकम्मल तौर पे इसका जज्बा मौजूद है। लेकिन अब खान साहब को देखना होगा कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसका इजहार भी तो करें, उसकी तरफ से कोई अंदिया भी तो दे। अब उनके दरवाजे पे दरखास्त लेके तो कोई जाके खड़ा नहीं होगा। हुकूमत बार बार, वजीर आजम साहब ने कहा, सदर ने कहा, पार्लियामान के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा,
सारी जमातें इस बात का अंदिया दे रही हैं, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिए या उनकी तरफ से कोई इजहार होना चाहिए ना, जो बार बार वो मुस्तरद कर चुके हैं, गालियां दे चुके हैं, अब वो कुछ तो इकरार करें कि हाँ पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के हम बात करने को तैयार हैं, तो बिल्कुल बात होनी चाहिए और फोरम भी बन जाएगा, रास्ता भी निकले। हाँ नहीं, लेकिन कायरा साहब यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि ये तो आपने उनको पेशकश की थी हुकूमत बनने से पहले, अब तो आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस मरहले में, इस सूरत हाल में अगर खान साहब ग्रीन सिग्नल देते भी हैं तो फिर खान साहब के साथ किन शराइत पर बातचीत होगी, क्योंकि आप तो मुस्लिम लीग नून को सर सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, सवाल किसी शर्त पे मज़ाकरात नहीं होते कि ये शर्त माने तो मज़ाकरात, ये शर्त माने तो नहीं। नो, हम कह रहे हैं कि एजेंडा रखें हमारा, तो हम तो सिंपल एजेंडा कर रहे हैं ना कि भाई आए बैठ के मज़ाकरात करते हैं, आपके जो ग्रीवांसेस हैं उन पे बात करने को हम तैयार हैं, और ओवरऑल मुल्क के अमूमी जो सूरत हाल है, इकोनॉमी की, लॉ एंड ऑर्डर की, बाकी चीजें, उसके ऊपर एक मुश्तरका हिकमत अमली अख्तियार की जाए। हमारा एजेंडा तो वाज़ेह है। अब उस एजेंडा के अंदर अगर खान साहब कोई अपना एजेंडा रखना चाहते हैं तो वो कौम के सामने रखें कि भैया ये एजेंडा भी इसमें शामिल होना चाहिए, तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। कायरा साहब माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर सर, एक मुख्तसर सवाल, जो फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अपना मौकफ दिया है, लेकिन इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, कुछ लोग वेलकम कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको वेलकम नहीं कर रहे। आप सर इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि माजी में नून लीग के अगर तहफुजात थे तो पीपल्स पार्टी के भी बड़े तहफुजात थे, जिन दो शख्सियात की बात की जाती है उनका इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है या उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं कायरा साहब? एक कमजोर सी रिपोर्ट है जी। इस रिपोर्ट में बहुत सारे इसमें सुकम मौजूद हैं, मैं अभी डिटेल तो नहीं देख सका, जो उसका खुलासा सुना है उसमें जो सवाल इनके जिम्मे लगाए गए थे उन सवालों को तो एड्रेस नहीं किया गया, और जो अहबाब उस वक्त हुकूमत में थे, जिम्मेदारान थे, और उस वक्त हुकूमत में होते हुए वो मीडिया पे खड़े होकर इल्जामात लगा रहे थे, अब रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे उन अहबाब का जिक्र ही नहीं किया, वो जो इल्जामात थे उनका जिक्र ही नहीं किया, तो ये बड़ी अचंभे की बात है। उनसे भी जरूर सवाल होना चाहिए कि भाई आप बताइए तो सही कि अगर आप कल जो इल्जाम लगा रहे थे आज आप कमीशन में पेश होकर उसकी बिल्कुल बरक्स बातें कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब है, वो कल के बयान क्या हैसियत रखते थे, ये बात जरूर होनी चाहिए। सही सही सही, ठीक है कारा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि जो तहरीके इंसाफ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है कि वो आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अब देखना ये होगा कि तहरीके इंसाफ की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो देखेंगे पार्लिमान के अंदर और बाहर जो डेवलपमेंट है वो क्या सामने आती है, जो हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट बनी है उसके क्या फैसले सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।